हाँ, तो आज हम फिर स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि पॉलिटी में आखिर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, पॉलिटी किसे कहते हैं, किसी देश की चलाने की व्यवस्था को पॉलिटी बोलता है। सिंपल जाना, उतना डिफिनेशन से क्या मतलब, जिसके द्वारा जनता शासित किया जाता है। ठीक है, किसी देश के चलाने के लिए नियम जो होता है, ठीक है, जिससे जनता शासित होती है इसके अंडर, उसको पॉलिटी बोलते हैं। नॉर्मल से समझो, बहुत सारे डिफिनेशन है पॉलिटी का, तो वैसे ही समझो कि देश के चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए होते हैं इसी के अंदर होते हैं संविधान में। राज्य व्यवस्था, राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो बस यही है, इसमें बहुत सारे कानून होते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे भारत का संविधान, भारत के चलाने के लिए जो एक बुक है, किसी किसी देश में मतलब लिखित संविधान होती है और अलिखित होती है। मतलब किसी का जो देश का चलाने का सिस्टम होता है वो लिखा हुआ रहता है, और नहीं तो किसी को वेदों की तरह बोला गया अलिखित होता है। ठीक है, बोला हुआ, तो वैसे ही चलती आती है। तो भारत के जो लिखित संविधान है भारत के लिए, वो लिखित संविधान है, लिखा गया था, और सबसे बड़ा, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। ठीक है, ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं यही कि भारत का संविधान कि हाँ, भारत का संविधान स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट मतलब इसका क्यों बनाया गया भारत का संविधान, और क्या क्या पहले इसके कौन से कानून थे अंग्रेज़ के समय में। तो भारत मतलब संविधान का, भारत के संविधान का छोटा सा इतिहास जान लेते हैं आखिर स्टार्टिंग से। बस वही हम एक्ट जानेंगे जो मेन एक्ट है, जिसके बारे में एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। तो बस उसके बारे में कुछ एक्ट हैं जो संविधान के संक्षिप्त इतिहास बोलते हैं उसे। तो कुछ एक्ट के बारे में हम जान लेते हैं जो अंग्रेजों के समय से पारित करता हुआ आया है। तो पॉलिटी में हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसे में कि पॉलिटी स्टार्ट हुई, पहले अंग्रेज़ लोग आए भारत में। तो अंग्रेज़ लोग आए तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंग्रेज़ लोग अपना आराम से यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। ठीक है, भारत में यहाँ का सामान जो भी है, मसाले वसाले लेके अपना अपने यूरोप में बेच रहे थे, और मुनाफा तो 1 गुना 2 गुना नहीं 60 गुना कमा रहे थे। तो अमीर बन रहे थे। सोचे धीरे धीरे कि चलो अब इंडिया पे ही अपना वो थोड़ा कर लेते हैं, वहाँ पे कंपनी खोल लेते हैं तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा हमें। तो ऐसे ही कर रहे थे। लेकिन अब क्या यहाँ बोलूँ, बंगाल का एक नवाब होता है सिराजुद्दौला, कौन, सुजाऊ नहीं, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, ये याद रखना, सुजाऊ नहीं, एक सिराजू होता है, ये सिराजुद्दौला। ये क्या करता है, इसके बारे में तो हम हिस्ट्री के आधुनिक में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसके बारे में क्या क्या बात था। शॉर्ट बताता हूँ कि ये 146 को अंग्रेज़ को पकड़ के बंद कर देता है। एक बंद, एक छोटा सा रूम होता है, गर्मी के मौसम रहती है, जून का समय, उसमें आता है ये, इसका दिमाग पता नहीं क्या साठी आता है, बताएंगे बाद में आगे आता है। और मतलब सिंपल जानो कि 46 अंग्रेज़ को एक छोटे से काल कोठरी में, मतलब छोटे से रूम में बंद कर देता है, जिसमें कि खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा सा रूम, बहुत छोटा, उसमें 146 लोग को बंद कर देता है। और गर्मी के दिन रहती है, ठीक है, और गर्मी के दिन रहती है तो सारे लोग उसमें बंद हो जाते हैं, और गर्मी में रात में कोई देखने वाला नहीं, सुजाउद्दौला चला जाता है। ठीक है, मैं सुजाउद्दौला खुद नहीं बंद करता, उससे होता है कोई चमचा, वो बंद करता है। स्टोरी उसमें पढ़ेंगे हम डिटेल्स में, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगी। तो बंद कर देता है 146 वो अंग्रेज, उसमें से मात्र 23 अंग्रेज बच के निकलते हैं वहाँ से। ठीक है, बाकी तो सभी निपट जाता है, 23 बचा रहता है, उसमें से 1-2 ठटक के भाग जाते हैं। ठीक है, अंग्रेज में से निकल जाते हैं, और वो जाता है वहाँ पे पानी के दौरान निकलता है, जैसे तैसे पहुँचता है आराम से रॉबर्ट क्लाइव के पास। ठीक है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव सेना का नेतृत्व करता है। रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग घूम जाता है कि ऐसे क्यों करा। मात्र 400 सेना के साथ रॉबर्ट क्लाइव निकल देता है, पानी के रास्ते आता है बंगाल, ये उस समय चेन्नई में रहता है, मद्रास में आता है आराम से। वाद विवाद करने के पहले तो उस वाद विवाद बाद में करेगा, अब जब तुमने निपटा दिया है तो बदला लेंगे, अंग्रेज़ का यही है। और फूट डालो राज करो, फूट डाल के पहले भड़काऊंगा, अपना माइंड से चलूँगा, माइंड गेम। तो क्या करता है कि सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है मीर जाफ़र, मीर जाफ़र ही होता है ना, मीर कासिम होता है ना, मीर जाफ़र होता है, मीर कासिम तो फिर उसके बाद आएगा, मीर जाफ़र ही रहता है। ठीक है, तो मीर जाफ़र इसके सेनापति होता है सिराजुद्दौला का। तो मीर जाफ़र को क्या होता है कि इसे बोल देता है कि देख, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव बोलता है कि देख, तुम अपने सेना को ना, जब हम युद्ध करेंगे इसके साथ तो अपने सेना को ऑर्डर ही मत देना, और तब तक हम सिराजुद्दौला को निपटा देंगे जो भी हो। और राजा मर गया तो इंडिया में खेल खत्म सारे जो है, और सेनापति तो इसी के अंडर था, चमचा बन गया था। तो सिराजुद्दौला जो है वो तो आराम से, कोई निश्चित नहीं, उस समय सारे चीज़ मतलब सेना का जितना भी ऑर्डर है सब सेनापति के आदेश पे होता था। सेनापति बोले तभी हिलेगा राजा, राजा का उसमें नहीं मत था, सेनापति बोले तभी होगा, और राजा सेनापति को ऑर्डर देता था। ठीक है, ऑर्डर देता था। तो युद्ध स्टार्ट हो गया। ये लोग के पास तो गन ऑलरेडी थे, अंग्रेज गन लेके आए थे, तभी तो राज हुआ। जिसके पास मॉडर्न, हर एक युद्ध में कोई ना कोई टेक्निक यूज़ किया गया तभी युद्ध जीतता है। ठीक है, बंदे ने, और जो पुराने हथियार तलवार लाठी बेना से डर रहे हैं वो कहाँ हारेंगे। इसलिए
दुनिया के साथ बदलो और जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको एक्सेप्ट करो, तभी आगे बढ़ोगे। अंग्रेज भी ऐसे किए, उनके पास गन था, एक से एक आए वो लोग। लड़ाई स्टार्ट हुआ सिराजुद्दौला में, प्लासी की जगह पे, बंगाल में प्लासी, वहाँ पे स्टार्ट होता है युद्ध। सिराजुद्दौला जब स्टार्टिंग करता है, उधर से मीर जाफ़र जो होता है वो ऑर्डर नहीं देता अपने सेना को, जैसा कि बात हुआ था ये दोनों में, ऑर्डर नहीं देता है। अंग्रेज लोग सिराजुद्दौला निपटा देते हैं और बंगाल के नवाब मीर जाफ़र को बना देते हैं। ठीक है, तो मीर जाफ़र बन गया वहाँ का नवाब। अब मीर जाफ़र बन गया तो मीर जाफ़र को भी थोड़ा लगा कि अब हम कठपुतली हो गए इनके, तो थोड़ा मैं भी अब अपने पर हो गया ना, अब बन गया राजा, तो थोड़ा उसके अंडर रहेंगे अंग्रेजों के, तो अंग्रेज के बात मानना बंद कर देता है मीर जाफ़र। आगे स्टोरी पढ़ेंगे इसके लिए, तो छोड़ो ये सब। तो जैसे में क्या से पढ़ेंगे, 1757 में जब अंग्रेज लोग प्लासी का युद्ध जीत जाता है, उसके बाद फिर मीर जाफ़र बन गया। मीर जाफ़र विद्रोह करने लगता है अंग्रेजों के साथ। मीर जाफ़र को फिर हटा के उसी का दामाद मीर कासिम को बना देता है अंग्रेज जो है वो मीर कासिम को बना देता है, क्या, बंगाल का नवाब, मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को बनाता है। तो मीर कासिम अपना जो है ना वो भी भाई बोलता है कि हम अंग्रेजों क्यों गुलाम करें, जब बना दिया तो क्यों उसका ऑर्डर माने। तो अंग्रेजों का ऑर्डर नहीं मानता है और टैक्स वैक्स बोलता है अंग्रेज की, टैक्स वैक्स मुझे फ्री कर दो, ऐसे वैसे सब कुछ बोलता है। लेकिन उसने क्या करता है कि पहले अपना तो जो है ना राजधानी उसे ही उठा के मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र कर देता है मीर कासिम, ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो मुर्शिदाबाद जब ट्रांसफ़र कर देता है तो अंग्रेज को लगता है चलो तो विद्रोह कर दिया, फिर बोलता है चल उसे भी हटा आता है, मीर कासिम को भी हटा के फिर वापस मीर जाफ़र को ही लेके आ जाता है गद्दी पे, बंगाल का नवाब बनाता है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। अब अंग्रेज बनाता है तो फिर क्या करता है कि मीर जाफ़र को दिमाग घूम जाता है, मीर कासिम का, जो कि अंग्रेज लोग इसे हटा देता है नवाब से। मीर कासिम अब सेना तैयार करता है कि अब हम बदला लेंगे, एक उसकी भी इज्जत होती है ना। वो चला जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलने, सुजाउद्दौला से। अवध के नवाब सुजाउद्दौला को बोलता है ऐसा बात है, वो भी इसके साथ आता है, चलो युद्ध करेंगे कोई बात नहीं। मुगल दरबार में यहाँ पे शाह आलम दूतिया रहता है, दिल्ली के दरबार में मुगल की तरफ से शाह आलम दूतिया राज करते रहता है उस टाइम। उसे भी फुसला रहता है ये दोनों मिलके कि हम तीनों मिलके अंग्रेज थोड़ा उधर से आ रहा है तो अब उसे हम हटाते हैं। तो क्या करता है कि अब मिल गया तीनों मिल गया, शाह आलम दूतिया, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, अवध का नवाब जो होता है वो सुजाऊ होता है। ठीक है, सुजाउद्दौला। ठीक है, ये 1764 का बक्सर युद्ध होगा। सुजाउद्दौला और अवध का नवाब, यहाँ लिख लो, सुजाउद्दौला जो होता है ये हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। सुजाउद्दौला, शाह आलम दूतिया जो मुगल का राजा रहता है मुगलों का उस टाइम, और मीर कासिम जो उसको बंगाल के नवाब से हटा देता है अंग्रेज। तो तीनों मिलके बक्सर, बिहार के बक्सर में 1764 ईस्वी में एक युद्ध की घोषणा करता है। उसमें सेना की तरफ जो नेतृत्व करता है ना वो हेक्टर मुनरो उस समय 1757 के युद्ध में कौन करता है नेतृत्व से अंग्रेजों सेना का, रॉबर्ट क्लाइव। और 1764 के युद्ध में अंग्रेजों सेना का कौन नेतृत्व करता है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो 1764 में, दोनों में अंग्रेजों की जीत होती है। तो 1757 के प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध जब जीत जाता है अंग्रेज, तो अंग्रेज के पास पावर आ जाती है। अरे अब तो भाई मतलब अंग्रेज ये तो बहुत कमज़ोर हैं ये लोग, अब उसका पावर आता है ना, अब सोचता है इसका माइंड बदल जाता है, बोलता है बिजनेस गया बाहर में, पहले अब अधिकार करो इंडिया पे, तब से विस्तार बढ़ जाता है इंडिया पे। तो बंगाल में उस समय रहता है अधिकार, पूरा बंगाल बहुत बड़ा एरिया रहता है उस टाइम, अभी तो बंगाल छोटा है ना, उसमें बहुत बड़ा एरिया रहता है। तो बंगाल पे शासन स्थापित कर देता है अपना अंग्रेज, और वही शासन को बनाए रखने के लिए हर एक टाइम पे छोटा छोटा एक्ट, जिसे कानून बोला गया, कानून या नियम बोलो, एक्ट पारित करते रहता है अपने अंडर, कि हमारे अंडर लोग कानून व्यवस्था बनाए रखें। तो उसी को हम संविधान का संक्षिप्त इतिहास स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एक्ट ने पारित किया। तो पहला एक्ट जो है अंग्रेजों पारित करता है, पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है 1700, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या होता है कि अंग्रेज जो है ना कुछ नियम बनाते हैं। अब अंग्रेज लोग बोलता है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसमें होता है कि पहले तो बंगाल में क्या करता है, बंगाल के उस समय जनरल होता है, बंगाल का जनरल, तो बंगाल के जनरल उस समय रॉबर्ट क्लाइव होता है। तो इस पद को पहले चेंज करो, इस एक्ट के तहत ही उस पद को चेंज किया जाता है, बंगाल के जनरल का पद चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल नाम रखो। अब तो इसी एक्ट के तहत आता है, पहला रूल लिखो इसका कि इसी एक्ट में आता है, इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के, बंगाल का जनरल का नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया जाता है,
जनरल नाम दे दिया जाता है। पहले सिर्फ जनरल होता है, बंगाल का जनरल पहले होता है नाम, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है पहला। लेकिन इसी एक्ट के तहत बंगाल के जनरल के नाम बदल करके और पोस्ट में पावर थोड़ा दे देता है और उसका नाम गवर्नर जनरल कर देता है। और पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनता है, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये बन जाता है और बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया और मद्रास और बम्बई के जनरल को इसके अंदर कर दिया जाता है। इसे रिपोर्ट करेगा आप सबको, ठीक है। और इसके अंदर जो एक रूल आते हैं कि 1774 में इसी के अंदर रूल आते हैं कि अब कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करो। तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करता है जिसका 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। वो कौन होता है? तो 3 न्यायाधीश में और एक मुख्य न्यायाधीश। जो मुख्य है चीफ जस्टिस, याद रखना, चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? सर एलिजा इप्पे, सर एलिजा इप्पे, एलिजा इम्पे, इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश होता है। और 3 अन्य जज, नॉर्मल जज, और 3 नॉर्मल जज, 3 नॉर्मल जज कौन होता है? 3 नॉर्मल जज। पहला होता है चैम्बर्स, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइड। ये 3 जज होता है, ठीक है। क्या होता है 1774 एक्ट में, जो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, जो मैं वही पढ़ा रहा हूँ। 1774 का सुप्रीम 74 में एक वहाँ पे कोर्ट बनाया जाता है कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इप्पे रहता है और 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमेस्टर एंड हाइड होता है। ये एक्ट के तहत ये चीज़ होता है, इतना कानून। और क्या, हाँ, इसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की आ जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति करता है वहाँ का ब्रिटिश सरकार। अब बोलता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना, इसके माध्यम से कंपनी, ये सब कंपनी कर रही थी, जो भारत में जितना भी बिजनेस व्यापार अभी तक युद्ध हो रही थी, सारे कंपनी कर रही थी। तो कंपनी के सारे राजनीतिक और व्यापारिक मामले का जितना भी डिटेल्स है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को देगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटिश संसद को देगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे अधिकार ब्रिटिश सरकार जमा लेता है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारे चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये होता है। बस ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो गया। दूसरा याद रखो, दूसरा आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में क्या होता है कि कुछ कमी रह जाती है, इस एक्ट में कुछ कमी हो जाती है, तो इस एक्ट को इस एक्ट में पूरा किया जाता है। इस एक्ट में मतलब इस नियम में, एक्ट में बताता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में, कि जो कलकत्ता का सरकार है उसी को पावर दिया गया है कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सारे कानून बनाए और उसको अपने अंडर में ले ले। कलकत्ता का सरकार को इसमें पावर दे दिया जाता है, ठीक है, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भी कानून वही बनाए। अब आता है तीसरा, इसमें लिख लेना, तीसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें क्या होता है कि 2 सिस्टम लागू कर दिया जाता है, दोहरे शासन, ड्यूअल गवर्नमेंट। इसमें मतलब दोहरे शासन का देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कंपनी पे 2 शासन आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 2 बंदा को इसमें कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल होता है वो कंपनी जो भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन, राजनीतिक मामले के बारे में यही कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है वो कंपनी के व्यापारिक मामलों पे ध्यान रखता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि सारे सेना अधिकारी जितना भी है ना, इसी के अंडर होता है, ये इंग्लैंड से कंट्रोल करता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है क्या करता है, व्यापारिक मामलों पे, ओनली व्यापारिक मामलों की, कौन किसके साथ व्यापार कर रहे हो, कितना कर रहे हो, उसके बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियम रखता है। तो यही पिट्स इंडिया एक्ट है। और इसके विरोध में वॉरेन हेस्टिंग जो है ना, इसके विरोध करने लगता है, इस एक्ट को विरोध करता है वॉरेन हेस्टिंग कि ऐसा नहीं है। और इसके विरोध में वो त्याग पत्र दे के वापस इंग्लैंड चला जाता है। इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ पे वर्ग के द्वारा इस पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। और इसे जेल भेज दिया जाता है वॉरेन हेस्टिंग के। तो वर्ग के द्वारा इस पर महाभियोग चलाया जाता है। पूरा गवर्नर, मतलब जितना भी गवर्नर है ना, सब में यही एक बंदा होता है जिसपे महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो VBI करके, कि अंग्रेजों में उसका कौन सा जनरल था जिससे महाभियोग चलाया गया था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग होता है। किस लिए? क्योंकि वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में
वो त्याग पत्र देता है और भाग जाता है छोड़ के, चल बहन की, मतलब जो भी छोड़ो यहाँ से और निकलो अपना इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड चला जाता है आराम से, गुस्से में दिमाग उसे घूम जाता है, तो वहाँ पे जाके महाभियोग चला जाता है और जेल भेज दिया जाता है। फिर बाद में वो छूट जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा एक्ट आता है, अब ये 3 एक्ट खत्म हो गया, जो मेन एक्ट है वही बता रहा हूँ। फिर आता है चार्टर अधिनियम, 4 चार्टर एक्ट आती है, याद रखना क्या क्या थी, 4 चार्टर एक्ट आती है, चारों में 20-20 साल का डिफरेंस होता है। तो पहला जिसे याद होगा वो 20-20 साल का डिफरेंस करके चारों याद कर लेगा, ठीक है, चार्टर अधिनियम। तो अब चौथा लिखो, पहला चार्टर अधिनियम 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है, हर एक 20 साल में आती है, अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। तो चार्टर अधिनियम में क्या था, ये सब खूबियाँ, पहली खूबी लिखो कि 1793 का चार्टर अधिनियम जो रहता है, इसमें कंपनी के जो अधिकार था, अधिकार ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद अधिकार दे के ही भेजता है ना किसी कंपनी को, चल लाइसेंस दे दिया, उसे अधिकार बोला गया कि जा तुम इंडिया में वो करो, व्यापार करो, तो 20 साल के लिए और बढ़ा देता है। जो कंपनी का इंडिया में व्यापार करने का सिस्टम होता है वो 20 सालों के लिए बढ़ा देता है, 20 सालों के लिए बढ़ाता है कंपनी के अधिकार को, व्यापार करने के लाइसेंस को 20 साल के लिए बढ़ा देता है। उसके बाद क्या होता है कि 1793 के चार्टर अधिनियम में ही 20 साल के लिए बढ़ाता है, और कुछ नहीं होता है इसमें, बस जो मेन है यही है। और कुछ सिस्टम है क्या इसमें मेन जो बताने लायक है 1793 का चार्टर अधिनियम, और हर एक 20 साल में आती है, हाँ बोर्ड ऑफ, हाँ, और इसमें एक और सिस्टम है कि बस ये याद रखो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर होता है, इसे भारत के ही भू राजस्व से, भारत के ही राजस्व से वेतन मिलेगा। इसके कर्मचारियों और सदस्यों को, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के कर्मचारियों और सदस्यों को भारत के ही कोषागार जो भू राजस्व है उसे तनख्वाह मिलेगा। तो भारत के ही राजस्व से सैलरी मिलेगी, इसे सैलरी मिलेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के कर्मचारियों और सदस्यों को भारत के ही राजस्व से इसे अब वेतन मिलेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को। बस यही दो था 1793 का चार्टर अधिनियम। बस याद रखो, डेट याद रखो। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया 1781, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया 1784, 1793 का चार्टर अधिनियम 93 में आया था। 1-2 बार पूछेगा कि इसमें कौन सी आई थी, तो मैं जैसे ही बता दिया हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल, मतलब बंगाल के जनरल नाम था पहले, बंगाल का जनरल, उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर देता है, नहीं बंगाल का गवर्नर होता है, ठीक है, गवर्नर होता है सिर्फ पहले बंगाल का, तो उसका नाम बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल दे देता है, जो कि पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनता है बंगाल का। 1700 उसी एक्ट के तहत आता है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है कोलकाता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाता था, इम्पे को 3 जज और रहते हैं जो चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड, ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का स्थापना किया जाता है उसी में, जो कि ब्रिटिश के जितना ही ब्रिटिश कोई भी कांड करेगा, व्यापार करेगा, उसकी डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ संसद पहुँचाएगी, ब्रिटिश संसद को। दूसरा आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1700 रेटिंग एक्ट में कुछ कमी हो जाती है, उसको पूरा करने के लिए 1781 में एक्ट पारित किया जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि बंगाल, उड़ीसा, बिहार के कानून भी कलकत्ता सरकार बनाएगी। तीसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें कि 2 शासन लाया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी के जो व्यापारिक मामले है उस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियंत्रण करेगा, और जो भी राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक और सैन्य विभाग के मामले, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर नियंत्रित करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इंग्लैंड में बैठा रहता है, वहीं से कंट्रोल करता है, राजनीतिक मामले इसी के अंडर होती है, तो ये था, ठीक है। इसी के पिट्स इंडिया एक्ट के ही विरोध में वहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग भाग जाता है छोड़ के, और इंग्लैंड में उसे महाभियोग उस पर चलाया जाता है बर्ग के द्वारा, ठीक है। 1793 का चार्टर अधिनियम आता है पहला, उसके बाद 20 साल में लाइसेंस जो है कंपनी के व्यापार करने का लाइसेंस 20 साल को लेकर बढ़ा दिया जाता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की सैलरी जो है वो भारत के राजस्व से अब दिया जाएगा। बस 1793 का चार्टर अधिनियम के बाद फिर 20 साल होती है, 20 साल के बाद कौन आता है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 20 साल नहीं होगा ना, 1893 के 20 साल बाद 13, तो 1813 का दूसरा चार्टर अधिनियम आता है। कोई भी पूछ देगा क्वेश्चन में दूसरा चार्टर अधिनियम कब आया था, तो 1813 में। तो दूसरा लिखो, अभी कितना एक्ट बता दिया था मैंने, 3, 4, 5वां एक्ट लिख लो यहाँ पे, 5वां एंड दूसरा एक्ट, 5वां एक्ट 5वां है, छोड़ो ये एक्ट में। दूसरा चार्टर अधिनियम, दूसरा चार्टर एक्ट, सेकेंड चार्टर एक्ट 1813, ठीक है।
दूसरा चार्टर अधिनियम 1813 में आता है। इसमें होता है कि कंपनी के जो भी व्यापारिक मामले होते हैं उसे 20 साल के लिए लाइसेंस तो दे देता है, लेकिन इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ बंद कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। इसी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार कर रही थी गलत तरीके से, उसे बंद कर दिया जाता है, उसका लाइसेंस जो है रद्द कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार की तरफ से। लेकिन हाँ, पूर्वी देश और चीन के लिए व्यापार के लिए उसको लाइसेंस प्राप्त रहता है 1843 में। ठीक है, तो इसमें पहला लिख लो कि भारत के लिए बंद हो जाता है। ठीक है, 20 सालों के लिए इसके और बढ़ा दिया था लाइसेंस को, लेकिन भारत के साथ व्यापार करने के लिए रद्द कर दिया जाता है, बस पूर्वी देश और चीन के साथ व्यापार करो। अब दूसरा चार्टर अधिनियम में और क्या होती है? हाँ, इसमें 1813 से पहले कोई भी बंदा नहीं आता था इंडिया में। 1813 से पहले पादरियों की एंट्री नहीं थी, ईसाई पादरियों। अब ईसाई पादरी एंट्री करेंगे, ईसाई पादरी एंट्री करेंगे। ठीक है, मतलब आने तुम्हें अनुमति मिल जाती है। अब क्या होता है 1813 ही एक्ट में, बस यही तो मेन था, अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखो। बस ये रखो ना, सेकेंड चार्टर एक्ट कब आता है 1813 में। ठीक है, बस अब तीसरा याद रखो। एक दो वैसे बहुत सारे एक्ट है इसके अंदर, उतना याद करने की चीज़ नहीं है। तीसरा एक्ट कब आता है? इसके 20 साल ऐड कर लो, इसमें 20 साल ऐड करो। तीसरा चार्टर अधिनियम, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में आएगा। ठीक है, हर एक 4 चार्टर अधिनियम आता है, चारों 20-20 साल में आता है। पहला 1793 में 20-20 साल ऐड कर लो। इसमें आता है तो कंपनी की पूरी जितनी भी होती है, कंपनी क्या टोटल लाइसेंस रद्द कर देता है। किसी के साथ अब नहीं करेगा व्यापार। तू साला बहुत लूट रहा है सबको और बदनाम कर रहा है ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, तो कंपनी का जितना भी है रद्द कर दिया था लाइसेंस, कि अब कहीं से नहीं करेगा वो व्यापार। बस कंपनी जो है वहाँ पे जितना भी सेना तुम्हारे हैं, लोग हैं, वो बस ब्रिटिश सरकार की तरफ से शासन करो इंडिया पे, जितना भी है कंट्रोल करो, व्यापार नहीं करेगा अब। ठीक है, जो भी है वहाँ पे सिर्फ अब क्या करेगा, व्यापार नहीं करेगा। लाइसेंस रद्द कर दिया था टोटल तरह से, बस भारत के ब्रिटिश सरकार की तरफ से राज करो, शासन करो। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से शासन करो कंपनी। उसके बाद फिर 1833 में आता है एक और नियम कि विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया जाता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले भारत के कानून का जन्मदाता माने जाते हैं। तो मैकाले को ही एक विधि आयोग गठन किया जाता है 1833 के एक्ट के में ही, 1833 का चार्टर अधिनियम में के तहत ही विधि आयोग का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले होते हैं। इन्हीं के अनुशंसा पे अब भारत में जो आईपीसी बनते हैं ना, आईपीसी इसी के अंदर बनेगा, आईपीसी सीआरपीसी लॉर्ड मैकाले के अंदर। तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या होता है अब कि अब इसमें होगा, हाँ, भारत के जो बंगाल, अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा था पोस्ट। ठीक है, अभी तक जो भारत में शासन कर रहा था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से चल रहा था, बंगाल के गवर्नर जनरल। उसका अब नाम चेंज कर देगा, बंगाल के जगह पे भारत लगा देगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है इसी एक्ट के अंदर, भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, और कौन बनता है पहला भारत के गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, कौन होता है? तीसरा चार्टर अधिनियम 1833 में आता है। इसमें पहले तो कंपनी के टोटल लाइसेंस रद्द कर दिया था, कहीं से व्यापार नहीं करेगा, बस ब्रिटिश इंडिया की तरफ से राज करो उस पर। और फिर विधि आयोग गठन किया जाता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, जिसमें कानून बनेगा आईपीसी सीआरपीसी। दूसरा है कि भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद के नाम को हटा करके, मतलब बंगाल के हटा कर को भारत कर दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और पहला भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बनता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। और भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। अंतिम और पहला में कन्फ्यूज ऐसे करेगा लोग। तो बस इतना ही, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का। अब चौथा पढ़ लो, चौथा चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट कि कब में 20 साल जोड़ो 1853। ठीक है, पहला आता है 1793, दूसरा 13, 1833, 1853। इसमें क्या होता है कि जो भी अब भारत में जो पोस्ट हैं उसको नामजदगी का सिद्धांत खत्म करता है, कि जिसका नाम ज़्यादा चल रहा था ना उसी को अब पोस्ट दिया जा रहा था, तो वो सिस्टम खत्म करके क्या लाता है,
प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन सिविल सेवा का प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रतियोगी परीक्षा नामजदगी का सिद्धांत खत्म करके प्रतियोगी परीक्षा पोस्ट के लिए प्रतियोगी परीक्षा का गठन किया जाता है चार्टर अधिनियम 53 में। और भारतवासियों के लिए भी ये खोल दिया जाता है और भारतवासियों के लिए 18 से 23 साल आयु सीमा निर्धारित किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बनर्जी पहले एग्जाम क्रैक करते हैं, वो भी इंग्लैंड में घुस के। ठीक है, तो वो बात हटा दो। चार्टर अधिनियम में एक्ट करते हैं। अब क्या था इसमें? अब तो कुछ नहीं है, 1853 बस इतना ही है। और क्या और है? अभी है और 1853 में ही एक्ट का चालू करते हैं। बाकी अभी हटाओ, बाकी आगे पढ़ेंगे, बस इतना ही याद रखो। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है 1853 में, आयोग गठन किया जाता है और 1853 के एक्ट के तहत ही कुछ नियम बनाए जाते हैं। जैसे मैं चलो छोड़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखो। चौथा चार्टर अधिनियम कौन था? 1853 में। इसमें क्या होता है कि भारत में नामजदगी का सिद्धांत खत्म करके भारत के पदों के लिए, मतलब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में पद होते हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से, खत्म करके क्या किया जाता है? प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। जो परीक्षा में निकालेगा, जैसे यूपीएससी आज का, यूपीएससी ऐसे टाइप के, और उसे ही पोस्ट अब दिया जाएगा। जो टैलेंटेड होगा उसी को पोस्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि बस निकाल दे और सरकार को हम लोग बोलते रहे कि अरे हमें सरकार निकाल ही नहीं रही है, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है, सरकार वैकेंसी नहीं निकालती है। निकालने की औकात हो तब तो वैकेंसी। जितना नॉलेज तुम्हारे पास हो उतना नॉलेज ही एक रिक्शा वाले और एक चपरासी के पास हो, तो फिर तो पोस्ट किसे मिलेगा? उसे या आपको? इसमें एक नॉर्मल इंसान हो। एग्ज़ाम निकालने के लिए नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बुद्धि और समझ आपके पास हो तभी तो आपको पोस्ट मिलेगा ना। तो नहीं, हम हैं यहाँ पे लौंडियाबाजी कर रहे हैं और बस सरकार पोस्ट निकाले और वो हमें मिल जाए बिना एग्ज़ाम का। नहीं मिले तो बस सरकार को गलेना स्टार्ट कर दो। और क्या, बैठे बैठे बेरोजगारों का काम क्या है? बस पढ़ना नहीं है किसी को, बैठे बैठे एग्ज़ाम मिल जाए, जो भी पोस्ट मिले। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, जानते तो भारत की राजधानी नहीं है कि इससे पहले भारत की राजधानी कौन सी थी दिल्ली से पहले, और निकाले कौन सा, मतलब क्या बोलेंगे? सरकार वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी निकालती है तो आरक्षण को मिल जाता है, आरक्षण को मिलने से ये होता है। जानते हो पहले कुछ आम इमली में अंतर भी जानते हो पहले? नहीं। जिसको भारत की राजधानी नहीं पता है ठीक से कि कब बना था, वो भी बोलेंगे कि हमें पोस्ट नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिल रही है। सारे लौंडियाबाजी करते रहते हैं, दिन भर रील्स बनाते हैं इंस्टा पे और उससे जॉब नहीं मिल रही है। ऐसे हैं बहुत सारे महानुभाव, मुझे भी बोलते हैं ऐसा। क्वेश्चन बनाओ, देखो नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब। ऐसा बात तो है नहीं। जिसका इंटरेस्ट हो इस फील्ड में जाने में गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा नहीं है। कुछ बंदे को है जो इंटरेस्ट नहीं है तो वो अलग बात है, उसको कुछ और करना है तो वो अलग बात है। ऐसा नहीं कि सभी बंदे को सीमन है, लेकिन ऐसा कुछ बंदे बोलते हैं ना, तो वही होता है। ठीक है, तो चार्टर अधिनियम खत्म हो गया। अब आती है, खत्म करो ये। अब आती है भारत का शासन। ये चार्टर अधिनियम खत्म हो गया। तो पहला चार्टर अधिनियम कब आता है? 1793 में, और लास्ट वाले 1853 में। ठीक है, हर एक 20 साल के अंतराल पे आते हैं सब। अब ये मैं उड़ा देता रहा हूँ। अब इसके बाद जो एक्ट आएगी, बस ये छोटा छोटा मैं एक्ट बता दे रहा हूँ कि कब कब आया था। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाती है कभी कभी। ये भारतीय संविधान के इतिहास है, संक्षिप्त इतिहास। उसके बाद हम कैबिनेट मिशन जब आती है तब भारत का संविधान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक और एक्ट लिखो। कितने एक्ट हो गए? 4 एक्ट, 8 हो गए। 8-9वां एक्ट लिख लो। एक एक्ट होता है ये 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858 में आती है। क्यों? क्योंकि 1757 में जो क्रांति होती है ना, ऐतिहासिक क्रांति, जो यहाँ चर्बी पे हो जाता है कि एक गाय की चर्बी का बना होता है कारतूस और सूअर की चर्बी का बना होता है। गाय जो होती है वो हिंदुओं के लिए पूज्य होती है और वो चर्बी जो होती है मुसलमानों के लिए हराम माना जाता है, सूअर का चर्बी। तो दोनों में भेदभाव होता है और सभी मिलके, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके अंग्रेजों का विरोध करते हैं। 1857 की क्रांति का ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वही विरोध में के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी में थोड़ा सा थुड़ाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी लोग थोड़ा थुड़ते हैं क्योंकि उसमें मंगल पांडे हैं जो ब्राह्मण रहते हैं, वो मग जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा सा होता है फाइटिंग, थोड़ा कुछ बंदे को थूड़ते हैं वो मंगल पांडे। बाद में तो फांसी दे ही जाएगा, अंग्रेज का ज़माना है तो फांसी तो इजीली इंडियन को मिल ही जाएगी। तो थोड़ा थोड़ी होता है। तो उसके बाद अंग्रेज वहाँ पे ब्रिटिश विक्टोरिया जो होती है, विक्टोरिया महारानी, उसका दिमाग घूम जाता है। बोलता है साले शासन हमारे हाथ से छुड़वा देगा वो लोग, ब्रिटिश वाले, आई मीन कंपनी वाले, जाओ। तो ये लोग अपना शासन भेजेंगे। रानी विक्टोरिया खुद अपना कंट्रोल ले लेगी, वो इंडिया कंपनी के हाथों से इंडिया का कंट्रोल खुद अपने हाथों में ले लेगी। उस समय इंग्लैंड में कौन होती है महारानी? विक्टोरिया।
तो विक्टोरिया 1858 क्रांति में आती है, वहाँ से आदेश भेजती है कि कंपनी के हाथों से ले लो अपने, और तो इसी से कंपनी के शासन जो है, कंपनी जो शासन करती है भारत पे, अब डायरेक्ट रानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है, भारत सरकार के हाथ में, ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार के हाथ में जाते ही क्या करती है, इसमें अब सारे सिस्टम जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सारे को ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल का पद चेंज करके वायसराय का नाम दे दिया जाता है, वायसराय, भारत का वायसराय अब होगा। और 15 मंत्रियों का सदस्य बनाया जाता है, जिसमें कि 8 जो होते हैं वो होते हैं ब्रिटिश सरकार की तरफ से और 7 कंपनी की तरफ से, 15 मंत्रियों का। इसी में होता है कि क्या क्या होता है, पहले लिखो। इसी में होता है कि पहले भारत का सचिव, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से चला जाता है क्या, महारानी क्राउन के हाथों में, क्राउन के हाथ में शासन, रानी विक्टोरिया, उसमें होती है महारानी विक्टोरिया, ठीक है। वहाँ का वो महारानी क्राउन के हाथों में चल जाता है। क्या करती है पहले, इसमें भारत का सचिव नियुक्त होता है, भारत का सचिव जो इंग्लैंड में रहेगा, भारत का प्रतिनिधि रहेगा इंग्लैंड में, जो भी भारत में कांड होगा उसका सारा डिटेल्स जो वायसराय है वो सचिव को देगा, भारत के सचिव को देगा जो इंग्लैंड में है, और भारत का सचिव डायरेक्ट रानी विक्टोरिया को बताएगी क्या हो रहा है वहाँ पे। तो भारत का सचिव नियुक्त होता है, भारत का सचिव नियुक्त किया जाता है इंग्लैंड में। ये अंग्रेज रहेंगे, इन्हें कि भारत सचिव है तो कोई इंडियन रहेगा, इंडियन नहीं रहेगा, अंग्रेजी लोग ही रहेंगे जो ब्रिटिश में रहेंगे। भारत का वायसराय जो है वो इंडिया के सारे डिटेल्स को किसे देगा, इसके तरफ उत्तरदायी होता है, और ये डायरेक्ट महारानी को बताएगा सचिव, भारत का सचिव। तीसरा पद जो आती है वो भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल का नाम हटा के, भारत का गवर्नर जनरल का नाम हटा करके क्या करता है, वायसराय कर देता है, ठीक है, वायसराय नाम कर देता है। और पहला वायसराय कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और यही अंतिम, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होता है, और प्रथम वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग ही बनता है 1858 के भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, क्राउन के हाथ से शासन चल जाती है, भारत का सचिव नियुक्त होता है, फिर वायसराय लॉर्ड कैनिंग होता है, और फिर इसमें क्या होता है शासन अधिनियम में कि 15 सदस्य का मंत्रिमंडल बनता है, मंत्रिमंडल, इसमें से 8 ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार प्लस 7 कंपनी के मेंबर होते हैं, ठीक है, इंडियन कोई नहीं रहता इसमें। और क्या, बस यही तो सिस्टम था 1857 क्रांति में। अब इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। 1857 क्रांति के बाद अब एक और टाइटल लिखो, उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, मेन बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद एक एक्ट और लिख लो, बस ऐसे ही है कि 1876 का शाही टाइटल, शाही अधिनियम, ठीक है। रॉयल टाइटल एक्ट, क्या है, रॉयल टाइटल एक्ट ऑफ 1876, जिसमें कि महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया था, विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी, ये लिख लेना, सम्राज्ञी मतलब सम्राट का बीवी को सम्राज्ञी बोला गया ना, तो वैसे ही सम्राज्ञी विक्टोरिया को बनाया जाता है, बस 1876 में बोलेगा कि रानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी भारत कब बनाया जाता है, तो 1876 में शाही अधिनियम के अंतर्गत, रॉयल टाइटल एक्ट। इसके बाद आता है, बाकी हटाओ, 1909 का मार्लो मिंटो सुधार, ठीक है, मार्लो मिंटो सुधार, इससे बोला गया है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मतलब 1999, ठीक है। मार्लो मिंटो सुधार भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि उस समय जो मार्लो होता है ना, मार्लो वो भारत का सचिव होता है इंग्लैंड में, और मिंटो वायसराय होता है इंडिया में, ठीक है। तो मिंटो जो है वो वायसराय है, वो किसको प्रति उत्तरदायी होगा, तो मार्लो की तरफ, क्योंकि मार्लो सचिव है, और मार्लो जो है उत्तरदायी होता है रानी विक्टोरिया की तरफ। तो अब इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें कांड किया गया है कि सांप्रदायिक वो कर देता है ना, सांप्रदायिक निर्वाचन कर देता है कि अलग जाति का लोग, मतलब मुस्लिम जाति का लोग मुस्लिम को ही वोट देगा। तो इसमें सिस्टम करता है कि मुस्लिम लोग का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, मुस्लिम का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही करेंगे, ठीक है। इसलिए सांप्रदायिक का जो जनक है उसे मिंटो को बोला जाता है, सांप्रदायिक का जनक,
सांप्रदायिक का जनक ठीक है ना, मिंटो को बोला गया। मिंटो इस टाइम बंगाल में इसमें भारत में वायसराय होता है। ठीक है, और क्या, बस इतना ही लिखो, इतना ही काफ़ी है। और मार्लो जो होता है वो भारत का सचिव होता है इस टाइम 1909 में, और मिंटो जो होता है वो भारत का गवर्नर होता है, वायसराय होता है। 1909 के बाद हटाओ, 1919 में आ जाओ, बस शॉर्ट फॉर्म जल्दी जल्दी मारो। 1919 का जिसको बोला गया है मॉन्टेगेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेगेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, मॉन्टेगेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे बोला गया है भारत का शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे बोला गया है 1909 का मंत्रिपरिषद नियम, क्योंकि 1909 में और क्या होता है ना, एक सिस्टम कि मंत्रिपरिषद का किया जाता है, मतलब भारतीयों को मंत्रियों मतलब वायसराय के कार्य परिषद में भाग दिया जाता है। और सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा ही होता है ना, या सत्यप्रकाश या सत्येंद्र प्रकाश ऐसे होते हैं, वो सिन्हा को पहला एंट्री मिलता है कार्यकारी परिषद में 1919 में। ये 1919 का मॉन्टेगेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार को बोला गया है भारत का शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसे बोला गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। ठीक है, मतलब 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्लो मिंटो सुधार भी बोला गया है, इसे मॉन्टेगेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला गया है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेगेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे बोला गया है, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम को। इसमें क्या होता है कि सारे को अपने अपने सांप्रदायिक के, जिसमें सांप्रदायिक चुनाव होने लगता है ना, जैसे हिंदू लोग चुनेगा, मुस्लिम के चुनाव मुस्लिम लोग करेगा, सिख का सिख लोग करेगा, ईसाई का ईसाई लोग करेगा, इसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सारे को बढ़ जाता है। और क्या लिखूँ इसमें, बस इतना ही है, अरे याद रखो। इसमें मॉन्टेगेन्यू जो होता है उस समय भारत का सचिव होता है इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड भारत में वायसराय होता है उस टाइम। ठीक है, तो मॉन्टेगेन्यू क्या होता है उस टाइम, भारत का सचिव होता है इंग्लैंड में, और चेम्सफोर्ड भारत का कौन होता है, वायसराय उस टाइम। इसी में सारे लोग को अलग अलग कर दिया जाता है चुनाव के लिए, कि आप अलग कास्ट के हैं तो अलग कास्ट के, आप ही कास्ट के लोग चुनेंगे। और क्या 1919 के चेम्सफोर्ड में ही, हाँ एक लिख लो इसी में, नहीं 1919 में नहीं, 1926 में 1935 शासन अधिनियम में आएगा। हाँ बस इतना ही लिखो, बस ज़्यादा ही नहीं है। इसमें 10% लोगों को थोड़ा, मतलब महिलाओं को पहले बार मताधिकार देने का अधिकार मिलता है, यह इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को मताधिकार देने का इसी में मिलता है पहले। ठीक है, अब लिखो, इससे मिटा दूँगा, अधिकार मिलता है मतदान देने का, मतदान करने का। तो इतना एक्ट हो गया, मेन एक्ट है। एक और एक्ट लिख लो, अब लास्ट 2 और है। 1935 का शासन अधिनियम, भाई सब सुधार लेना यार। 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इसे बोला गया है भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या होता है कि इसमें टोटल कुल जो है, इसमें बहुत सारे एक्ट अंग्रेज पास करते आ रहे थे 1991 में, 92 में, 1861 में, जितना भी 1976 में, चार्टर अधिनियम, एरोटिंग एक्ट, ये सब आ रहे थे, तो कुछ भी असर नहीं हो जा रहा था। तो एक नियम 1835 का थोड़ा सा बड़ा सा लाए, जिसमें कि अनुच्छेद, इसमें भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल। ठीक है, और 10 अनुसूचियाँ। ठीक है, 10 शेड्यूल एंड 321 आर्टिकल्स होते हैं इस 1935 में। ठीक है, इसमें और क्या क्या होता है, तो इसमें तो बहुत कुछ होता है इसमें। इसी के तरह से शासन अधिनियम, जो भारत का संविधान बनेगा, लगभग 60% डेटा जो है इसी चीज़ से लिया जाएगा, इसी चीज़ से, मतलब भारत का शासन अधिनियम से ही लिया जाएगा, कॉपी किया जाएगा। डायरेक्ट 200 आर्टिकल, 250 आर्टिकल इसी से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो इस समय 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ थी, और कुछ कांड भी किया गया इसमें। हाँ, पहला किया गया कि 1935 में फेडरल कोर्ट का स्थापना किया जाएगा, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट न्यायालय की स्थापना किया जाएगा 1935 में, संघीय न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, और आरबीआई की, और 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना भी होता है। ठीक है, इसी में, इसी नियम के अंतर्गत। तो आरबीआई का कब होता है स्थापना, 1935 में
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और संज्ञेय न्यायालय फेडरल कोर्ट का भी 1935 में। कहाँ ये, हाँ ठीक है। अब क्या होता, अब इसमें एक और लिखो कि 1926 में, अरे यार 1935 आ गया, 1919 में एक और लिखना था कि 1919 में ना, मैं क्या बताऊँ, 1919 के बाद एक आती है एक्ट, ठीक है चलो यही एक्ट 1919 के बाद 1919 में एक लिख लेना कि एक ली आयोग है ना, चल यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ, एक इसमें नहीं है लेकिन एक लिख लो यहाँ पे स्टार बना के कि 1926 में ली आयोग के सिफारिश पे, ली आयोग के सिफारिश पे लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, जिसको यूपीएससी बोला गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बाद में बोला गया। लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में किया गया था, ठीक है। बस यही था जिसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी बोला गया, बाद में संघ लोक सेवा आयोग भी बोला गया, यूनियन लगा दिया बाद में, यूनियन सर्विस। इसी में लोग अब एंट्री करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, निकालेंगे, क्रैक करेंगे। तो भारत में सबसे पहले जो पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था देना, भारतीय लोग जो भी हैं वो इंग्लैंड में जाके दिया करते थे एग्ज़ाम सिविल सर्विस का। फिर सिविल सर्विस एग्ज़ाम इलाहाबाद में स्टार्ट होती है, इलाहाबाद से देना स्टार्ट, इंग्लैंड और इलाहाबाद में दोनों एक साथ कराया जाता है। फिर भारत लोग बहुत से लेते हैं। एज बहुत कम रहती थी, कभी 19 से 21 साल, 22 साल, 23 साल कभी कर दिया गया, ऐसे चेंज करते रहते थे लोग। तो 19 का भारत शासन अधिनियम खत्म हो गया, जो भी एक और शासन अधिनियम लिख लो, लास्ट ही है, कचरा क्यों करना है, एक लास्ट ही है जो है मेन, इतना ही लिख लो, अब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब 1935 के शासन अधिनियम के बाद एक लास्ट लिख लो, स्टार मारो, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम। अब थोड़ा मैं थक गया आज, क्योंकि आज कंटिन्यू मैं 4 घंटा से खड़ा हूँ, 3 क्लास लिया हूँ आज इसी पे, इसलिए मैं थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए एनर्जी नहीं अंदर से आ रही है अब, ठीक है। तो 3 घंटे से 4 घंटे से मैं कंटिन्यू खड़ा हूँ यहाँ पे, अलग अलग क्लास लिया हूँ इसी से। हिस्ट्री में थोड़ा जैन धर्म के बारे में हमने एग्जाम्पल करवाए हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर जो आए हैं, ज्योग्राफी का स्टार्टिंग किए हैं थोड़ा सा, तो इधर है अभी तक सुबह से खड़ा हूँ, तो थक गया हूँ, थोड़ा एनर्जी डाउन हो गई है अब। तो 1947 स्वतंत्रता अधिनियम हो गया है। इसमें क्या होता है कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत के आज़ादी का प्रस्ताव पेश किया जाता है, जो कि 18 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और इसमें 20 धाराएँ बनाया जाता है, 20 धाराएँ बनाया जाता है, जिसमें से मेन है कि पहले 2 अधिराज्य का स्थापना होगा, ठीक है, 2 अधिराज्य का स्थापना होगा, एक का नाम भारत एवं पाकिस्तान। ये क्यों होता है, क्योंकि देखो 1947 में तो पहला संविधान सभा का बैठक कब होता है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसमें कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस लीग दोनों भाग लेते हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मुस्लिम लोग के कोई बंदे को ना अध्यक्ष चुन के सबसे बुजुर्ग बंदा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी। तो मुस्लिम लोग भर जाता है कि जब अभी हमारा ये हाल है तो फ्यूचर में क्या हाल है, तो वो लोग जाते हैं, बोलता है अलग हम लोग भाई पाकिस्तान का मांग करते हैं, अलग देश का। जाता है वो माउंटबेटन के चरणों में मोहम्मद अली जिन्ना ये लोग बोलने लगता है कि पापा मुझे अब अलग कर दो, मैं ये लोग के साथ नहीं रहूँगा, पापा ही बोलता है समझो, और क्या। तो पाकिस्तान अलग हो जाता है उस टाइम, दूसरा एक अब दिन भर पैर में लटकाता है, पापा मुझे अलग ही करो पाकिस्तान से, मतलब इंडिया से, तो अलग अधिराज बना दिया जाता है। फिर माउंटबेटन और वहाँ का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होता है, दोनों अपनी अपनी बात डिस्कस करते हैं। तो उस योजना को जो 3 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट किया था शायद, उसे बोला गया है माउंटबेटन योजना, ठीक है, माउंटबेटन योजना। इसमें होता है कि 2 अधिराज्य बना दिया जाएगा, एक पाकिस्तान एक भारत, दोनों का अलग अलग संविधान होगा और दोनों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जो कि संविधान सभा के द्वारा चुना जाएगा या मंत्रिमंडल के द्वारा, अंतरिम मंत्रिमंडल के द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। तो और क्या लगता है, भारत पाकिस्तान 2 बनेंगे, दोनों का संविधान अलग होगा, ठीक है, संविधान अपना तैयार करेंगे। और क्या, दोनों का एक एक गवर्नर जनरल होगा, जिसे चुनेंगे मंत्रिमंडल, ठीक है, या फिर मंत्रिमंडल की सिफारिश पे। और जब तक दोनों का शासन मतलब संविधान बन के रेडी नहीं होता है, तब तक 1935 का
शासन अधिनियम से ही काम किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि संविधान बनके तैयार नहीं होता। और संविधान सभा ही कभी कभी विधानसभा के मंडल के रूप में काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आज का संविधान का संक्षिप्त इतिहास क्लोज। अब हम कल स्टार्ट करेंगे संविधान का स्टार्टिंग। एक आता है 1946 में कैबिनेट मिशन, उसी में आते हैं 3 लोग कैबिनेट मिशन, ठीक है। उसी में होता है स्टार्टिंग अब कि संविधान बनने में सभा का गठन, कहाँ कहाँ से लोग आएंगे, 389 लोग आएंगे, फिर मुस्लिम लोग उपयोग हट जाएगा, 299 बचेंगे। तो ये सब सारे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज की क्लास हो गई ओवर। ये छोटा छोटा इतिहास था। तो सारे जितना भी मैंने एक्ट बताए हूँ सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कॉपी में नोट डाउन करना है, ना कि नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि और भी बड़े बड़े एग्जामों में इसका क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि ये एक्ट कब पारित हुआ गया था, ये कब पारित हुआ था, इसमें क्या था। तो मैं शॉर्टकट में सारा कुछ बता दिया हूँ। कल हम संविधान का स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो लिखना है इंपॉर्टेंट और ध्यान समझना, जिससे कुछ ना समझ में आए वो कमेंट में लिखे। अभी बोरिंग लगेगा, स्टार्टिंग से अभी चीज़ का बोरिंग लगता है। तो बस इतना ही था आज का लिए, काफ़ी है। तो ओके बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।